प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनी अश्वमेध कथाएं का 14वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड के अंतिम पलों में हमने जाना था कि मोर ध्वज राज्य से निकलकर अश्व चंद्रहास नगरी पहुंच गया है। कुंतलपुर जिसका नाम है। चंद्रहास राज्य करते हैं यहाँ। चंद्रहास विष्णु भक्त हैं और प्रजा भी जो है वह भी भगवान की भक्ति आदि में विश्वास रखती है, करती है। एकादशी आदि व्रत आदि भी रखती है। हर प्रकार की संपन्नता इस राज्य में उपलब्ध है। यह जानकर कि चंद्रहास विष्णु भक्त हैं, अर्जुन यह सोचते हैं कि वह किस प्रकार मेरी सेना का सामना कर पाएगा। परंतु कृष्ण, भगवान कृष्ण नारद के माध्यम से शंका समाधान करते हैं अर्जुन का कि अर्जुन, चंद्रहास विष्णु भक्त तो है, साथ ही साथ एक वीर योद्धा भी है, जिसके राज्य में प्रजा हर प्रकार का सुख भोगती है। और ऐसे चंद्रहास को पराजित कर पाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। यह सब जानकर अर्जुन की जिज्ञासा जो है वो शांत करना चाहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में। तभी महर्षि जैमिनी जनमेजय को कथा सुनाते हैं कि कुंतलपुर जो नरेश थे उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वह प्रायः साधु सन्यासियों को, महर्षियों को या ब्राह्मणों आदि की समय समय पर पूजा भी करते हैं, यज्ञ आदि भी करते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन एक कष्ट अवश्य है संतान ना होने का। तभी उपस्थित महर्षि उन्हें वरदान देते हैं संतान का, और समय आने पर संतान ने जन्म लिया है। चंद्रहास उसका जो है वो नाम रखा गया है। कुंतलपुर नरेश ने ये जानना चाहा है कि बच्चे का भविष्य क्या है। उन्हें बताया गया है कि राजन, ये बच्चा आपके वंश को जो है उसकी ख्याति को दूर दूर फैलाएगा, न्यायप्रिय होगा, भक्त होगा, परंतु वो अपने परिवार के लिए कष्टदायी है। राजा यह जानकर भी चिंता नहीं करता, क्योंकि वृद्ध होने पर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया है और ऐसी मान्यता है उनकी कि पुत्र के माध्यम से ही जो है उसका जो जीवन है वो सफल हो सकता है, उसे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, कोई ना कोई उसका तर्पण करने वाला होगा। वैसे भी वंश को ख्याति प्रदान तो करेगा ही, तो इसलिए वो चिंता नहीं करता है, प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा देता है। 3 महीने अभी हुए हैं, तभी पड़ोसी राज्य जो है उसका राजा आक्रमण करता है कुंतलपुर। कुंतलपुर नरेश की मृत्यु हो जाती है और जो रानी है वह चिता में जलकर अपने पति के साथ राख हो जाती है। उनकी एक दासी है, उसी ने चंद्रहास को संभालने का जिम्मा ले लिया है, अपने घर ले गई है और धीरे धीरे वहीं से वह वन में ऋषि आश्रम में चली गई है। उधर पड़ोसी राज्य जिसने आक्रमण किया था, इस प्रदेश को जीत करके
धृष्ट बुद्धि नामक अपना जो मंत्री है उसे राज्य सौंप दिया है। बालक ऋषि आश्रम में बड़ा होने लगा है। दासी ऋषि आश्रम में सेवा करती है। सभी बालक का विशिष्ट ध्यान रखते हैं। बालक ईश्वर भक्त है, उसे शालिग्राम दे दिया गया था, उसी की पूजा में व्यस्त रहता है, गीत आदि भी गाता है। ऋषि जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वह भी प्रसन्न है, उसको प्यार करती हैं और हर कार्य में ऋषि जो है चंद्रहास की उपस्थिति आवश्यक समझते हैं। एक बार धृष्ट बुद्धि जो है महर्षि आश्रम में आते हैं, उन्हें भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। भोज के लिए ऋषि आदि जाते हैं, चंद्रहास को भी ले जाया जाता है और धृष्ट बुद्धि जो है हर प्रकार का भोजन परोस रहे हैं ऋषियों को और ऋषि प्रसन्नतापूर्वक उस भोजन को अर्पित कर रहे हैं चंद्रहास को। यह देख करके अच्छा नहीं लगता है धृष्ट बुद्धि को। वो सोचता है कि शायद भोजन मेरा जो है परोसा हुआ ऋषियों को पसंद नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऋषियों से प्रश्न भी पूछता है चंद्रहास के बारे में। ऋषि बताते हैं कि ये तो नहीं जानते कि चंद्रहास किस परिवार से जुड़ा है, परंतु इतना अवश्य है राजन कि यह आपके राज्य पर अधिकार जमाएगा। जैसे ही धृष्ट बुद्धि को यह सब पता चलता है और ये जान लिया गया है उसके द्वारा कि ऋषि वचन जो हैं वो सत्य होंगे, तभी प्रकट नहीं करता, लेकिन मन ही मन एक स्पष्ट वैर भावना स्पष्ट हो गई है कि उसे किस प्रकार इस बालक को समाप्त करना है ताकि उसका राज्य जो है वो सुरक्षित रह सके। धृष्ट बुद्धि ने अपने मंत्री को बुलवा लिया है, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। चंडालों को बुला लिया है, ये काम उन्हें दे दिया गया है। चंडाल जो है ऋषि बालक उस चंद्रहास को ले गए हैं, घने वन में उसकी बलि देने वाले हैं और जब ही देखते हैं कि वो बालक के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शंका समाधान, कोई शंका नहीं, किसी प्रकार की घबराहट नहीं और ईश्वर भजन में व्यस्त है, तभी उनके मन में आता है जैसे भगवान ने इस बात को उपजा दिया है कि क्यों ऐसा कुकर्म करते हो। वे यह सोचकर बालक को छोड़ देते हैं कि वो ईश्वर भक्त है, छोटा है और वैसे भी उसकी एक अंगुली को काट लिया जाता है ताकि वह उंगली जो काटी हुई है धृष्ट बुद्धि को दिखा दी जाए कि उन्होंने अपना कार्य जो है वो पूरा कर लिया है। धृष्ट बुद्धि अब संतुष्ट है। बालक उस वन में पशु पक्षियों के द्वारा घिरा हुआ, वे उसका ध्यान रखते हैं, हर प्रकार का उसका ध्यान रखा जाता है। तभी समय बीतता है। जो वहीं उस क्षेत्र के 20 गांवों के अधिपति हैं, जो सुधर्म जिनका नाम है, उन्होंने उस घने वन में बालक को देखा है और ये सोचकर कि उसके घर में संतान नहीं, उस बालक को ले जाते हैं। उसका पालन पोषण होता है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। शुरू में जब बालक चंद्रहास को गुरु के पास भेजा गया था तो वो केवल 2 शब्दों के बारे में ही बात करता है, राम। उसी में ही वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है, परंतु गुरु के दूसरे शिष्य भी उसके साथ एक तरह से उदंड से होने लगे हैं और कुलिंद से कहते हैं गुरु कि मैं इसे नहीं पढ़ा सकता हूँ। कुलिंद चंद्रहास के साथ बैठे हैं कि बेटा, मैं मानता हूँ कि ईश्वर भक्ति आवश्यक है,
लेकिन इसके साथ साथ जो छोटा या बड़ा अधिपति होता है, राजा होता है, उसको अपनी प्रजा की भी देखभाल करनी होती है। तुम्हें राजनीति, युद्ध नीति आदि भी सीखनी चाहिए। जब समझा दिया गया है, चंद्रहास समझ गए हैं, उन्होंने पुनः गए हैं अपने गुरु के पास, शिक्षा अर्जित की है और उसका प्रभाव इतना पड़ने लगा, अड़ोस पड़ोस के जितने भी उसके प्रजा है उसमें चंद्रहास का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा है। और एक दिन कुलिंद ने सोचा, जो गांव के अधिपति हैं उनसे विचार किया और चंद्रहास को राज्य सौंप दिया है उन गांवों का। राज्य जो है चंद्रहास के आने पर हर प्रकार की संपन्नता आ गई है उनमें। अब समय करवट लगता है, कुलिंद अस्वस्थ रहने लगे हैं। उन्होंने चंद्रहास को बुलाया है, इंचार्ज बना दिया है और कहा है कि ये जो गांव हमें मिले हैं धृष्ट बुद्धि की कृपा से हैं, उन्हें एक प्रकार से हम लोग भेंट देते हैं और यदि तुम लंबे समय तक राज्य करना चाहते हो तो कुलिंद इस राज्य की जो भेंट आदि है वह धृष्ट बुद्धि के पास भिजवा दो। मान गए हैं चंद्रहास, भेज दिया है ढेर सारी संपत्ति या धन या मोती मणि माणक्य आदि। धृष्ट बुद्धि अति प्रसन्न है क्योंकि इतनी जबरदस्त भेंट तो कभी पहले नहीं आई थी। ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया है? और जानना चाहा है उस प्रतिनिधि से जिसे भेजा था चंद्रहास ने कि चंद्रहास कौन है ये और कुलिंद ने कैसे बना दिया है उसे अधिपति। और जहां तक मुझे ध्यान है कुलिंद का तो कोई पुत्र नहीं था। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने और भी गांवों को अपने अधीन ले लिया है, उसे अच्छा नहीं लगता, मिलने के लिए चलता है और जैसे ही चंद्रहास को देखता है सारा का सारा दृश्य उसके सामने आ जाता है कि ये तो वही बालक है जिसे उसने चांडालों के माध्यम से मरवाना चाहा था। अब एक उसे गुस्सा तो आता है चांडालों पर, परंतु अब कुछ कर नहीं सकता और चंद्रहास इतना सामर्थ्य भी हो गया है तो कि इतना पॉसिबल नहीं है। तभी वो एक अन्य षड्यंत्र रचता है, उसे एक पत्र सौंपता है कि वह जाए और जो उसका पुत्र मदन है उसको सौंपते। ये अति आवश्यक पत्र है। चंद्रहास आज्ञा लेकर के अपने पिता से रथ में चल देता है मदन से मिलने के लिए। मदन का जो राज्य है, जो नगर है वो आने वाला है। उस नगर में थोड़ा वो विश्राम कर लेना चाहता है नगर से पहले, ताकि वह पूरी तरह से फ्रेश होकर के मदन से मिले। एक बहुत बड़ा उद्यान है, सरोवर भी है उसमें। वहीं पर मदन की जो बहन है यानी धृष्ट बुद्धि की बेटी विषया अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए आई है। बालक विश्राम कर रहा है, सुंदर बालक है। और जैसे ही विषया चंद्रहास को देखती है जैसे अपना मन खो देती है वहाँ, और मन ही मन उसे पति रूप में स्वीकार कर लेती है। एक पत्र सा झांकता हुआ दिखाई देता है। पत्र को वो पढ़ने लगती है, उसके पिता की लिखा हुआ है वह पत्र, और उसमें उसने मदन को आदेश दिया था कि ये अति वीर है, इसको अति शीघ्र विष दे दिया जाए। विषया को समझ नहीं आता कि जिसे उसने अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया है अभी अभी, उसे विष देने की बात अजीब सी स्थिति है।
अब क्या होगा आगे, विष दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, विषया क्या करने वाली है जिसने अपना मन जो है वो दे दिया है इस राजकुमार को। इस कथा को लेकर के मैं आपके पास पुनः आऊँगा। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।